वार्निंग दी गई है, उस बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं थम रहा है। एक और हिंदू की वहां पर पीट पीट कर हत्या करने की खबर आ रही है। एक और हिंदू की भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या करने की खबर आ रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं थम रहा है। दीपू के बाद बांग्लादेश में एक और हिंदू की मॉब लिंचिंग हुई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। ढाका के पास राजबाड़ी जिले में ये घटना हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, अमृत मंडल है पीड़ित का नाम। अमृत मंडल को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल दहला देने वाली खबरें लगातार बांग्लादेश से आ रही है। इसके पहले दीपू दास की मॉब लिंचिंग की खबर आई थी। एक वीडियो भी सामने आया था, उसमें दुनिया ने देखा कि किस तरह से हिंदू युवक को वहां पर पीट पीट कर मारा गया। उसके बाद उसके ऊपर केरोसिन डालकर जला दिया गया। और अब ये दूसरे हिंदू की वहां पर मौत की खबर आ रही है। पीट पीट कर भीड़ के द्वारा इसको वहां पर मार दिया गया है, इसकी हत्या कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश से, एक और हिंदू की वहां पर मॉब लिंचिंग की गई है। तो ढाका के पास राजबाड़ी जिले में ये वारदात हुई है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, एक और हिंदू की मॉब लिंचिंग हुई है बांग्लादेश में। पीट पीट कर उसको मार दिया गया है। इससे पहले दीपू दास को वहां पर मार दिया गया था। भीड़ ने पीट पीट कर दीपू दास को मार दिया था और पीटने के बाद उसके ऊपर केरोसिन का तेल छिड़क कर आग लगा दी गई थी। और आइए अब हम बांग्लादेश में किस तरह की हलचल चल रही है वो हम आपको बताते हैं। ये जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये रिपोर्ट आपको बताएगी कि बांग्लादेश में आने वाले दिनों में स्थिति और बिगड़ सकती है। चाहे ढाका में बम ब्लास्ट की बात करें या फरवरी में प्रस्तावित चुनाव को लेकर हो रही गोलबंदी की, बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में चल रही अंतरिम सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। वहीं हाल में बांग्लादेश में हुई हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग को लेकर देश और विदेशों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। और अभी हमने आपको बताया कि एक और हिंदू की वहां पर मौत हो गई है, पीट पीट कर उसको मार दिया गया है। तो आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। बांग्लादेश और बवाल जैसे एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए हैं। जो देश कभी खुशहाली की नई इबारत लिख रहा था, अब वो रक्त रंजित है। सड़कों पर दंगाइयों और कट्टरपंथ के जुलूस का राज है। अर्थव्यवस्था हाँप रही है। राजनीतिक अस्थिरता और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के बाद अब बात बम धमाकों तक पहुंच गई है। बम धमाका भी कहीं और नहीं, राजधानी ढाका में हुआ। विस्फोट एक फ्लाईओवर के नीचे हुआ। पुलिस के अनुसार हमलावर ने पुल के ऊपर से बम फेंका था। घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। गौरतलब है कि घटनास्थल के ठीक सामने मोक बाजार स्वतंत्रता सेनानी स्मारक स्थित है। वहीं बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले में एक हिंदू युवक की लिंचिंग के बाद उपजा वैश्विक आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है। घटना को लेकर बांग्लादेश की सिविल सोसाइटी ने चिंता व्यक्त की है। देश के बड़े अखबार द डेली स्टार ने एक विशेष आलेख प्रकाशित कर यूनुस प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। लेख में कहा गया है कि दीपू चंद्र दास को इंसान नहीं समझा गया। ये घटना भीड़ का अचानक हमला नहीं बल्कि एक सुनियोजित हत्या है। लेख में कहा गया कि इसे एक घटना मानकर नहीं टाला जा सकता है, बल्कि ये जुलाई से चले आ रहे भीड़ तंत्र के डिजाइन को दिखाता है। यूनुस प्रशासन पर कटाक्ष करते हुए लेख में कहा गया है कि भले ही नया बांग्लादेश बनाने की बातें हो रही हों, सवाल ये है कि क्या नया बांग्लादेश दीपू जैसे लोगों की राख पर बनने जा रहा है। ध्यान रहे कि बीते दिनों इस अखबार के कार्यालय को उत्तेजित भीड़ ने फूंक दिया था। दीपू के नृशंस हत्या के खिलाफ भारत के कई शहरों में गुरुवार को भी प्रदर्शन हुए। राजधानी से सटे नोएडा में लोग बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे। वहीं दलित नेता और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी बयान जारी कर दीपू की हत्या पर गहरी चिंता व्यक्त की। जबकि कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने हिंदू युवक की सरेआम लिंचिंग की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकना यूनुस सरकार की जिम्मेदारी है। इस बीच बांग्लादेश में राजनीतिक उठापटक जारी है। बांग्लादेश की प्रमुख राजनीतिक पार्टी बीएनपी के नेता तारिक रहमान 17 साल के स्वतः निर्वासन के बाद देश लौट आए हैं। आगामी फरवरी में प्रस्तावित चुनाव से पहले बीएनपी नेता की घर वापसी को अहम माना जा रहा है। जानकारों का कहना है कि तारिक के स्वदेश लौटने पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का हवाई अड्डा पहुंचना
दरअसल बीएनपी का शक्ति प्रदर्शन है। एक दिन पहले ही यूनुस प्रशासन ने इस बात की पुष्टि की थी कि निर्वासित नेता शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी। राजनीतिक दल अपने सियासी जमाजोड़ में लगे हैं तो कट्टरपंथ ताकतें भी पीछे नहीं हैं। जमात इस्लामी और इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश भी सियासी गोलबंदी में लग गए हैं। दोनों संगठन मिलकर चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि अभी भी सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई है। ध्यान रहे कि चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 29 दिसंबर है। तो हमने आपको दिखाया कि बांग्लादेश में किस तरह के हालात बने हुए हैं। लगातार आप देख रहे हैं बांग्लादेश से जिस तरह की खबर आ रही है, हिंदू युवक की वहां पर फिर हत्या कर दी गई है और साथ ही साथ बांग्लादेश में आज तारिक रहमान की वापसी भी हुई है। हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान अतुल अनेजा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अतुल जी, पहला सवाल यही है कि अभी अभी हमारे पास एक खबर आई है कि एक और हिंदू की वहां पर मॉब लिंचिंग की गई है, उसकी हत्या कर दी गई है। क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया? देखिए चंद्रशेखर जी, जब से यूनिस सरकार आई है उसी टाइम से एक एथनिक क्लेंजिंग का एक माहौल बना है जिसमें हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। ये शुरू से जब से ये लोग आए हैं। लेकिन ये जो घटनाक्रम है इसमें मुझे लगता है कि और एक तरह से शार्प हो गया और तीव्र हो गया है। और जो आपने एग्जांपल दिया है, एक जो हुई थी दीपू, उनकी जो हत्या की गई थी, और उसके बाद ये दूसरा इंसिडेंट है। क्या ये एथनिक क्लेंजिंग की तरफ जा रहा है? सवाल ज़रूर खड़ा होता है कि अगर बैकग्राउंड में जाएं, जब 71 की लड़ाई हुई थी उसके पहले भी एक बहुत ही एक तरह से बड़े पैमाने पे एथनिक क्लींसिंग हुई थी और हिंदुओं के शरणार्थी जो है भारत में घुसे थे। क्या बांग्लादेश उस दिशा पे जा रहा है? जो काम उस टाइम पे पाकिस्तान की सरकार ने किया, क्या यूनिस सरकार भी उसी रास्ते पे जा रही है? ये बहुत बड़े सवाल होते हैं और ये सवाल सिर्फ डोमेस्टिक लेवल के सवाल नहीं है बांग्लादेश के लिए। ठीक है। उस पूरी दुनिया को एक तरह से झंझोड़ा है और मुझे लगता है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन जाए। दुनिया भर से कई तरह की प्रतिक्रिया आ रही हैं इसको लेकर के, लेकिन वहां की सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं के ऊपर जो वहां पर अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं। दूसरा सवाल अतुल जी, आज जो तारिक रहमान की वापसी हुई है 17 साल बाद, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि इसके बाद आगे बांग्लादेश में इस वापसी का क्या कुछ फर्क देखने को मिलेगा? देखिए, जो यूनिस सरकार ने ये घोषणा की है कि वहाँ पर चुनाव होंगे फरवरी में। अब चुनाव में अभी तक जो दो मेन पार्टीज थी, एक तो थी अवामी लीग जो शेख हसीना जिसका नेतृत्व कर रही हैं और कर रही थी, तो और दूसरी पार्टी जो रही है वो है बीएनपी जिसका खालिदा जिया जिसकी नेता थी। अब खालिदा जिया, ये दो मेन पार्टीज थी। अब चुनाव अगर होने जा रहा है तो उसमें जो एक पार्टी जो अभी यूनिस सरकार के आने के बाद एक तरह से बाहर थी, बीएनपी, एक तरह से वो सड़कों पे उसका असर नहीं नज़र आ रहा था। मुझे लगता है कि वो बीएनपी बीच में अब आ रही है, तो एक पिलर जो है चुनाव का वो तो कायम हुआ है, हो सकता है। और तारिक रहमान की जो वापसी है उसके कारण युवा नेता हैं एक तरह से, तो एक तरह से बीएनपी को एक तरह सफलता मिली है, एक तरह से उनके लिए फ़ायदा हुआ है कि तारिक रहमान यहाँ पर आए। लेकिन चंद्रशेखर जी, बात दूसरी है कि दूसरा जो स्तंभ है जो अवामी लीग का, जब तक वो नहीं खड़ा होगा तब तक चुनाव जो है फेयर एंड फ्री चुनाव वहाँ हो नहीं पाएंगे। बिल्कुल। अभी भी एक तरह से डेवलपमेंट हुई है, लेकिन ये भी एक इंटरिम डेवलपमेंट है। अभी जब तक अवामी लीग को बहाल नहीं किया जाता चुनाव लड़ने के लिए, तब तक ये घटनाक्रम पूरा नहीं होगा। और इसमें अब जो हमें देखना है चंद्रशेखर जी, कि बीएनपी का यूनिस सरकार के प्रति क्या रुख है। और तीसरी जो शक्ति जिसके बारे में आपकी रिपोर्ट ने जिक्र किया था वो है जमात इस्लामी। क्या ये यूनिस बीएनपी और जमात इस्लामी का संगठन बन रहा है, ये हमें देखना है, कि या बीएनपी जो है वो अपने बलबूते पे अपोज करेगी जमात इस्लामी और यूनिस सरकार को, ये अभी क्लियर नहीं है। लेकिन ये डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, ये आने वाले दिनों में काफी महत्वपूर्ण होगा ये देखना अतुल जी। और अतुल जी, एक और महत्वपूर्ण